अगर आप एज ए स्टूडेंट गए हो तो एटलीस्ट आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। अब इशू ये आता है कि वहां जाके स्टूडेंट्स थोड़ी फीस देते हैं, वहां जाके एब्सकॉन कर जाते हैं, या तो एब्सकॉन कर देंगे या वो असाइलम डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने बाहर जाना है एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए तो लीगल वे से जाएं। आप डंकी ना लगाएं, क्योंकि डंकी वालों का हाल तो यही है कि 1000 जाते हैं तो एक पहुंचता है। तो मेहरबानी कीजिएगा, डंकी मत लगाएं, लीगल वे से जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं गौहर भट्ट और आज की हमारी जो पॉडकास्ट है वो है बैरिस्टर मुस्तफा इम्तियाज साहब के साथ। ये यूके बेस हैं, पाकिस्तान विजिट पे आए हुए हैं और पाकिस्तानी के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। आजकल लोग डंकी लगा के बाहर जाते हैं और वहां पर पहुंचते नहीं है, बल्कि पैसे जाया करते हैं। तो लीगल वे से अगर आप पाकिस्तान से यूके जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी कंट्री जाना चाहते हैं, लीगल वे से आपको कंसल्ट करेंगे मुस्तफा साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप बेसिक कहाँ से हैं? मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ पर इस टाइम यूके में रह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब गए थे 1980 में और उसके बाद बाय डिसेंट नेशनलिटी मुझे वहीं की मिली हुई है। और आपकी एजुकेशन सर? बेसिक एजुकेशन मेरी जो स्टार्टिंग की थी वो पाकिस्तान की थी, पर फर्दर एजुकेशन के लिए मैं फिर यूके चला गया था और वहां पर जाके मैंने फर्स्ट मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने कन्वर्जन कोर्स किया, लॉ कन्वर्जन कोर्स, और फिर जाके बार एट लॉ पूरा वहां जाके कंप्लीट किया लिंकन से। एज ए सोलिसिटर या बैरिस्टर? मेरी ज्यादा कोशिश थी और शुरू से एक माइंड में था कि मैं एज ए बैरिस्टर प्रैक्टिस करूं ताकि मैं कोर्ट्स में अपेयर हूं और जस्टिस की तरफ, लोगों को प्रॉपर इंसाफ दिलवाने की तरफ इस चीज को परस्यू करूं। अच्छा, आपने जूनियरशिप कहाँ से की है? जूनियरशिप जो थी, क्योंकि बेसिकली यूके का सिस्टम डिफरेंट था। जैसे ही मैं वहां पे गया तो वहां पे कुछ ऐसी फैसिलिटी मिली कि मैं वहां जाके फर्म में कनेक्टेड हो गया। वहां पे उनकी एक्सपर्टीज थी इमिग्रेशन ज्यादातर, और उसी में ही मेरा 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सर, इमिग्रेशन में आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पाकिस्तानियों के हवाले से, बांग्लादेशी के हवाले से, या एशियन कंट्री के जो अवाम है उनके हवाले से? क्योंकि ये लोग ज्यादातर इनलीगल वे से वहां पर पहुंचते हैं, इन्हें लॉज का बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती, तो ये फिर वहां पर कैसे जिंदगी गुजारते हैं, कैसे अपने मसाइल हल करवाते हैं आपसे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जिसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने हाईलाइट भी किया है, और पिछले दिनों शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी ज्यादा बोट्स का स्कैंडल हुआ था कि बोट्स उलट गई थी या वहां पे लोगों को मारा गया था जो इलीगली यूके या यूरोप जाना चाह रहे थे। इस पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है, और जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको इस पे स्ट्रिक्ट मेजर जरूर लेने चाहिए। जिस तरह आपने बात की डंकी की, वैसे तो इसको कहते हैं इरेगुलर माइग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे सारे लोग उसको जो वर्ड यूज करते हैं एज डंकी यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट एजेंट्स इन लोगों को असिस्ट करते हैं वहां तक पहुंचाने के लिए। अब जो चीज लोगों को समझनी चाहिए, जिसमें ज्यादा अवेयरनेस लोगों को चाहिए, वो ये है कि यहाँ से वो लोग चले तो जाते हैं या यूरोप या यूके या किसी और कंट्री जहां पे उनके एजेंट्स उनकी फाइनल कमिटमेंट करते हैं, पर वहां जाके इनके साथ क्या होता है ये उन लोगों को बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते कि उन्होंने क्या करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी सिर्फ यूके की आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज यूके की है। कोई भी डंकी लगा के यूके पहुंच जाता है, ठीक है, अब वो तो होगा वहां पे इलीगल, इलीगल माइग्रेंट है, एंटर तो हो गया। अब जब वो एंटर हो जाता है, वहां पे जाके वो किसी लॉयर को पूछता है कि जी मैं क्या करूं, ठीक है। वहां पे जाके अगर यूके के इमिग्रेशन के रूल्स के मुताबिक जब आप वहां पहुंच जाते हैं, जो अपडेटेड है, ये वैसे लॉस चेंज होते रहते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, जो अब तक के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये होता है कि बंदा वहां पहुंच गया, ठीक है, इलीगल एंट्री है, फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री से लेके 20 ईयर्स वो वहां पे इलीगल रह रहा है, ठीक है। उसके बाद जाके उसको फर्स्ट वीजा मिलता है जिसे हम कहते हैं लीव टू रिमेन, ठीक है। अब उसे वीजा तो वहां मिल गया, वो वीजा उसका परमानेंट वीजा होता नहीं है, ठीक है। उस पर आप एक्सटेंशन करते हैं, 4 एक्सटेंशन होंगी, फिर जाके 10 ईयर्स के रूप में आपको डाला जाएगा, और फिर जाके आप फर्दर इंडेफिनेट और पासपोर्ट अप्लाई करोगे। तो देखा जाए तो जिंदगी के 30 साल होते हैं जो एक बंदा वहां पे वेस्ट कर देता है। सर, हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा के हवाले से। यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी हैं जो वहां पर स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, लेकिन जाते ही 2 माह बाद, 6 माह बाद, या 3 माह बाद, या साल बाद, जब वो फीस पे नहीं कर पाते अपनी वहां की, और वो कहीं ना कहीं या तो जॉब करते हैं या साइलम पे चले जाते हैं। बिल्कुल। जो साइलम पे जाते हैं वो तो अपना बड़ा बुरा हाल कर लेते हैं। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, उन्हें साइलम पे जाना चाहिए या नहीं? देखिए, अब हर लॉयर की अपनी ओपिनियन, अपना एडवाइस है, ठीक है, पर नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो बेहतर ये है कि देखिए आपकी जाने की इंटेंशन क्या थी एज ए स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप एज ए स्टूडेंट गए हो तो एटलीस्ट आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। अब इशू ये आता है कि वहां जाके स्टूडेंट्स थोड़ी फीस देते हैं, वहां जाके एब्सकॉन कर जाते हैं, या तो एब्सकॉन कर देंगे या वो असाइलम डाल देंगे, ठीक है। उससे 2 चीजें सामने आती हैं, एक
कि आप अपने मुल्क का नाम भी खराब कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप गए एज ए स्टूडेंट, वहां जाके आपने दूसरा रूट अडॉप्ट कर लिया है। दूसरा कि जब आपने कोई दूसरा रूट अडॉप्ट तो कर लिया है असाइलम का या किसी और एप्लीकेशन का, असाइलम आपका वंस अगर तो स्टैंड कर गया, ठीक है। असाइलम की डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आपको फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, या वहां पे कुछ लोग जाके दूसरा भी कर देते हैं जिसमें हम आता है जैसे एलजीबीटी वांचर लीग की लेस्बियन का, ठीक है, और भी इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर तो आपका वहां पे वीजा असाइलम नहीं ग्रांट होता तो वहां पे आपका कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है। फिर लोग इस पे 10 साल 5 साल जितना भी होता है लीगल फीस भी देते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, राइट ऑफ वर्क भी कभी उनको नहीं मिलता, ना वो काम कर सकते हैं, तो वो छुपते छुपते इस जगह से अपने आप का स्टेटस सारा खराब कर लेते हैं, यानी कि अपनी लाइफ बर्बाद बर्बाद कर देते हैं। एक तो अब्यूज वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बस लीगल राइट्स कोई नहीं होते, छुप छुपा के जो काम करते हैं उनको मेडिकल इश्यूज भी आते होंगे, आखिर उनको वर्किंग इश्यूज भी आते होंगे, जो लोग नॉर्मल रेट्स हैं उनसे काफी कम उन्हें पेमेंट करते होंगे। कुछ ऐसे मामला हैं। बिल्कुल, आपने सही बात की है। देखिए वहां पे जो पर आवर मिनिमम वेज है, ठीक है, जो स्टेट ने सेट की है वो 11.44 है, ठीक है, पर आवर। अब जिस बंदे का स्टेटस नहीं है, राइट ऑफ वर्क नहीं है, उसको तो जो भी एम्प्लॉयर होगा, फर्स्टली तो ये भी देखा जाता है कि एम्प्लॉयर अगर किसी इलीगल बंदे को रखे तो उसके ऊपर हेफ्टी अमाउंट ऑफ फाइन भी आता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स रखते नहीं है, पर जहां पे रख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर रखते भी हैं तो उसको मिनिमम से बहुत कम पे करते हैं, 5 पाउंड एन आवर, 4 पाउंड एन आवर, जहां पे जिसकी जरूरत है। तो वो बेचारा फाइनेंशियली पहले भी स्ट्रगल कर रहा होता है और मजीद मिनिमम वेज भी नहीं ले सकता। तो हम बात करेंगे अब बिजनेस वीजा के हवाले से। जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट तो कर चुके होते हैं या पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त है, वो चाहते हैं हम यूके सिटीजन बन जाए, वहां पर अपना बिजनेस करें, लेकिन वहां पर पहुंच के उनको भी ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसमें काफी डिस्कशन है क्योंकि यूके का ऐसे है कि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। यूके बिजनेस वीजा के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहले जिस तरह के आजकल एक और भी चल रहा है इनोवेटिव फाउंडेशन वीजा, लोग वो भी अप्लाई करते हैं। आपको एक बिजनेस प्लान देना, अगर वो आपको अप्रूव होता है, कुछ आपने स्टेटमेंट शो करनी है, अगर अप्रूव हो गया तो फिर आपको उसकी बेस पे वीजा मिलता है, ठीक है। बट कभी कॉम्प्लिकेशन आती है कि अगर वो आपका फर्दर ना चल सका बिजनेस प्लान, ठीक है, या आप उतना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जितना हमने शो किया होगा कि हम इतना गेन करेंगे या ब्रिटिश इकोनॉमी को सपोर्ट करें, वो ना हो, तो आपकी इनडेफिनेट या सेटलमेंट में वो आपको मुश्किल देती है, ठीक है। तो इससे लिए बेहतर ये होता है कि प्रॉपर किसी चैनल से आप किसी लॉयर से कंसल्ट करके और फिर प्रॉपर प्लान अपना बताएं उनको, और अगर वो सही होता है तो फिर आप उसको प्लान को एग्जीक्यूट करें। देखिए वर्क परमिट बेसिकली यहाँ पे उसकी वर्डिंग जो यूज की जाती है उसे कहते हैं वर्क परमिट, ठीक है। वहां पे जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा, ठीक है। स्किल्ड वर्कर वीजा का मतलब यह है कि वहां पे आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, आईटी से रेलेवेंट है, बिजनेस से रेलेवेंट है, कोई टेक्निकल आपकी एक्सपर्टीज है, उसकी बेस पे बेस्ड ऑन योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस आप वहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब वहां मिल जाती है वो आपको स्पॉन्सर करते हैं और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक स्कैंडल चलता है, रूमर्स भी हैं कि जी वर्क परमिट के पैसे 17,000 पाउंड, 18,000 पाउंड, मे बी 25,000 पाउंड है। कुछ क्लाइंट्स ने इतने पे किए भी हैं जो मेरे पास आए हैं। अब इश्यू ये होता है कि जब ये वर्क परमिट परचेज कर लेते हैं, ठीक है, वहां पे आते हैं तो वो प्रॉपर कंपनी वहां पे होती भी नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं होती। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका वर्क परमिट इशू होगा 6 मंथ्स बाद, साल बाद वो कंपनी अगर फॉर एग्जाम्पल लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वहां जाके उनके पास कोई स्टेटस नहीं रहता, ठीक है। या तो उन्हें स्विच करना पड़ता है या वो उन्हें दोबारा वर्क परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो दोबारा जब वर्क परमिट लेंगे उसके ऊपर दोबारा कॉस्ट आएगी उनको। अब यहाँ के पाकिस्तानियों के लिए मैं स्पेशली उन्हें कहूंगा, स्पेशली ये तो वैसे किसी भी कंट्री से है, पर पाकिस्तान से लोगों को जितने लोग जा रहे हैं उनको ये कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई कॉस्ट इश्यू होता है, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है, जिसे यहाँ पे लोग वर्क परमिट कहते हैं, उसको प्रॉपर रिसर्च कर लें आया कि वो जेन्युइन है कि नहीं। गवर्नमेंट की, यूके की गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट है, वहां पे आप उसको जाके सर्टिफिकेट नंबर डालें, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नंबर डालें, आप चेक करें आया कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, ठीक है, और अपनी रिसर्च करें, ठीक है। अगर तो वो जेन्युइन है और आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक है तो फिर तो आप उस पर डेफिनेटली अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं इन्वेस्ट की बात करता हूँ, इन्वेस्ट में जो यहाँ पे लोग वर्क परमिट के पैसे चार्ज कर रहे हैं, मैं किसी को इसमें आई वुड नेवर क्रिटिसाइज और नेवर से कि भाई ये नहीं होना चाहिए ऐसा। जो मेन चीज ये है वो है कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्ट को इशू करने की वर्क परमिट को। तो जो इसकी कॉस्ट, लीगल कॉस्ट आती है ना कॉस्ट की, तो वो है 239 पाउंड। आप उसको इक्वलेंट कर लें, पीकेआर कितना बनता है,
और ये होगी मेन कॉस्ट इशू करने की, ठीक है। उसके साथ जो एम्प्लॉयर वहां पे देता है उसे कहते हैं इमिग्रेशन स्किल चार्ज, ISC, ठीक है। उसकी जो पर ईयर कॉस्ट होती है वो 364 होती है, ठीक है। अब आया कि आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट इशूड है, 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स का है तो आप 364 इंटू 5 कर लें तो आपकी कॉस्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और साथ में प्लस 239 जो कॉस्ट की वर्क परमिट की फीस है। तो ये लीगल बेसिकली कॉस्ट है जो आप होम ऑफिस को पे करोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो तो मैं तो उसको कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर जेन्युइन जॉब ही नहीं है। क्योंकि लोग तो अपने स्किल्ड, अपनी एक्सपर्टीज के बेस पे जॉब लेते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, पर अगर आप पैसे दे के ले रहे हो तो वो तो फिर जेन्युइन वर्क ही ना हुआ। अच्छा, मुस्तफा भाई में बात करेंगे ओवरसीज के हवाले से। जी पाकिस्तान में तो ओवरसीज का इदारा बना हुआ है, जी। तो क्या वो आपसे कंसल्ट करते हैं, आपको केस रेफर करते हैं जो पाकिस्तानी वहां पर फंस चुके हैं उनके हवाले से? अच्छा देखिए, वहां का सिस्टम डिफरेंट है। वहां पे होती हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज, ठीक है जी, जिन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज। तो हर रेगुलेटरी बॉडी होती है, जिस तरह सिटीजन एडवाइस ब्यूरोज भी वहां पे होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को ऐसा इशू है जिसको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए तो वो क्या करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां से देख लेते हैं उनके एरिया में कौन सा रेलिवेंट एक्सपीरियंस बंदा है और वो उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, अगर कोई लॉ फर्म है या चैम्बर है या कोई भी कंसल्टेंट है। तो ये प्रॉपर चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू वो कर सकते हैं। या तो आप लॉ सोसाइटी पे भी जा सकते हैं, वहां से जाके भी आप वहां से निकाल सकते हैं कि कौन सा लॉयर आपके करीब है और किस तरह की एक्सपर्टीज रखता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले से। आप बाय बर्थ यूके से हैं, आप सिटीजन यूके के हैं। लेकिन आपके जो फोर फादर हैं वो तो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, तो आपकी एफिलिएशन पाकिस्तान के साथ जरूर होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो क्या पाकिस्तान एम्बेसी आपको हायर करती है अपने मसले मसाइल में जो पाकिस्तान से वहां इश्यूज आते हैं? देखिए, उनके अपने डेफिनेटली लीगल पैनल पे लॉयर्स होंगे, ठीक है। वो रैंडमली तो पिक एंड चूज नहीं करते कि यहाँ से हमने इस लॉयर से कंसल्टेशन लेनी है या कुछ लेना है। हम डेफिनेटली अगर कुछ वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को इशू हो और हम तक वो बात आए तो हम जरूर पाकिस्तान हाई कमीशन तक अप्रोच कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि ये लीगल रेमेडी है या यहाँ पे इस पाकिस्तानी सिटीजन की कोई राइट को वायलेट किया जा रहा है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी एम्बेसी उसको डेफिनेटली देख सकती है। अच्छा मुस्तफा भाई, अब हम बात करेंगे आपके सोशल सर्कल के हवाले से। सोशल लाइफ में आप लोगों के लिए सोशल वर्क किस तरह करते हैं? उनको क्या अपना प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? उनके लिए कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप उनको एंटरटेन करते हैं, उनके हमदर्द के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, कुछ ऐसा आप लोग करते हैं वहां पर? देखिए, उसमें दो तीन चीजें हैं। बिल्कुल सोशली जहां बात करते हैं तो डेफिनेटली ये तो हर बंदे का एक पर्सपेक्टिव होता है, किस तरह सोशली कम्युनिकेट करना चाहता है या अपने नॉर्म्स को कैसे फुलफिल करता है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो यस, मैंने वहां पे एक वेलफेयर भी रजिस्टर की हुई है, ठीक है, गजाला वेलफेयर के नाम से, अपनी मदर के नाम से। उसमें ये होता है कि मैं उसमें ह्यूमन राइट्स की एडवाइस भी देने के लिए फर्दर इसको प्रपोज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी अपनी सोशल नॉर्म को और सोशल वैल्यूज को भी हम कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका जो हिडन टैलेंट था हमें पता नहीं था पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब जब पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान का मीडियम डिफरेंट है और यूके का मीडियम टोटल डिफरेंट है। तो यहाँ पर आके आप पाकिस्तानी को क्या एडवाइस करेंगे बाहर स्टडी के लिए और बाहर एज ए जॉब के लिए या बिजनेस के लिए? ठीक है, पाकिस्तान एज ए लीगल वे। पाकिस्तानियों को तो मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूंगा, क्योंकि हम खुद भी यहाँ से हैं और ये सारे हमारे भाई बहन ही हैं, ठीक है। उनके लिए मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है कि मैं उनसे सबसे पहले कहूंगा, आए कि कंसल्टेंट है या लॉयर है, प्रॉपर स्क्रूटिनाइज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, अपनी लीगल रिसर्च करें, ठीक है, अपने तरीके से हर चीज को। रादर के ये जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह पेजेस हैं, इनके ऊपर जो ब्लॉग चलते हैं उनको करने से बेहतर है कि आप प्रॉपर किसी सही चैनल से चलें, ठीक है। अब जिस तरह हम लोगों ने पहले ही बात की थी डंकी वगैरह की, तो इसमें यह है कि अगर वो प्रॉपर चैनल से चलेंगे तो आया कि वो एज अ स्टूडेंट जाएंगे, या तो वहां से वो वर्क परमिट लेंगे, ठीक है, स्किल्ड वर्कर जिसे कहते हैं, ठीक है, या वो विजिट पर जाएंगे जब वो विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो कि हर बंदे को और स्पेशली यूथ को, जिस तरह के जो पाकिस्तान के हालात हैं, अब तो बेहतर हो रहे हैं, मैं चीज को समझता हूँ, पर जिस तरह के हालात हैं, यूथ यहाँ से मोस्टली जा रही है, ठीक है, बाहर जाके, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के इशू हैं, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, अपॉर्चुनिटीज में एक्सपेंसेस हाई हैं, तो लोग फिर ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि बाहर एज ए स्टूडेंट चले जाएं या उन्हें वर्क परमिट्स मिल जाएं, ठीक है, और उस तरीके से जाएं। और ये जाने से पहले बेहतर है कि वो प्रॉपर रिसर्च करें, उन्हें पता उनके क्या प्रॉज हैं, क्या कौन है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वहां जाके,
कितनी उन्हें फाइनेंशियल अपनी स्ट्रेंथ रखनी है जाने से पहले, ठीक है, और वहां पे कितने एक्सपेंसेस होंगे, रादर के वहां जाके एक्सपेक्ट करें कि वहां की स्टेट उनको सपोर्ट करे। अच्छा मुस्तफा भाई, अब आपसे एक पर्सनल बात, आपकी शादी होगी? जी आपने पाकिस्तानी से शादी की है कि आपने गोरी से की है? नहीं, पाकिस्तानी से किया। पाकिस्तान से ही आप दूल्हे लेके गए? क्योंकि ज्यादातर ट्रेंड चल रहा है आजकल दूल्हे बाहर से आ रही हैं, जहाँ से पाकिस्तान मेल्स को साथ लेके जाती हैं। ठीक तो है। मैंने कहा शायद कोई ट्रेंड आपने भी कुछ ऐसा किया नहीं है? नहीं नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, मैंने पाकिस्तानी से ही शादी की है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बैरिस्टर मुस्तफा इजाज भाई की आपने बातें सुनी है, उनकी बड़ी सूद हासिल गुफ्तगू थी तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो ओवरसीज जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं मुस्तफा भाई का, और इंशाल्लाह हम इनको आइंदा भी तंग करेंगे सिर्फ आपके लिए, क्योंकि अगर आपने बाहर जाना है एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए तो लीगल वे से जाएं। आप डंकी ना लगाएं, क्योंकि डंकी वालों का हाल तो यही है कि 1000 जाते हैं तो एक पहुंचता है। तो मेहरबानी कीजिएगा, डंकी मत लगाएं, लीगल वे से जाएं। शुक्रिया।